मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे एक सूचना देनी है और सच पूछिए तो एक खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी यह है कि आपको मालूम है कि AFE-IAS ने अपने फुल कोर्स पर 3,500 रुपये डिस्काउंट की घोषणा की हुई थी। कल उसका अंतिम दिन था। लेकिन हुआ यह कि बहुत से स्टूडेंट्स के मेल्स आने लगे और उन मेल्स में तरह तरह से अलग अलग कारणों से अनुरोध करने लगे कि सर इसकी डेट को कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया जाए। और उसमें जो सबसे प्रमुख कारण था वो ये कि सर अभी अभी तो हमने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने के बारे में सोचा है, थोड़ा सा वक्त प्लीज़ और दे दीजिए ताकि हम निर्णय ले सकें कि हमें क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। दोस्तों, सच पूछिए तो हम लोगों के लिए ऐसे अनुरोध को अस्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अब AFE-IAS ने इसकी जो डेट थी 15 जून उसे बढ़ा करके 30 जून कर दिया है। अब आप 30 जून तक इस 3,500 रुपये के डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं दोहराना चाहूँगा कि हमारा जो फुल कोर्स है वो मात्र 14,500 का है, जिसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन करते हैं, केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर कंप्लीट प्रिपरेशन। 50 घंटे तो आपको सिर्फ इस बात के लिए मिलते हैं कि आप तैयारी कैसे करेंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे, इन सब बातों पर 50 घंटे के लेक्चर्स हैं। और चाहे वो जनरल हिंदी हो, चाहे वो जनरल इंग्लिश हो, चाहे आंसर राइटिंग हो, निबंध हो, GS हो, CSET हो, पूरी तैयारी आप इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। लगभग लगभग 1,000 घंटे के लेक्चर्स हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लेक्चर्स मेरे खुद के द्वारा दिए गए हैं और सारे के सारे लेक्चर्स एनिमेटेड हैं। और दोस्तों, अभी आप इस खजाने को सिर्फ 11,000 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। लगभग लगभग 1,000 घंटे के लेक्चर्स, 100 और जोड़ दीजिए तो 1,100 घंटे के लेक्चर्स, और कीमत मात्र 11,000 रुपये। तो 1 घंटे की आपको कितनी कीमत देनी पड़ रही है आप समझ सकते हैं। और फिर जब आप लेक्चर सुनेंगे तब आप इसकी गुणवत्ता का अंदाजा लगा पाएंगे। तो आप इस डिस्काउंट का लाभ कैसे ले सकेंगे, इसके लिए आपको एक कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कूपन कोड है NEW3500। मैं रिपीट कर रहा हूँ, NEW3500। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यदि आप सच में सीरियस स्टूडेंट हैं, IAS के एस्पिरेंट हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आपको इस अवसर को मिस नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आज के लेक्चर पे आते हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि दुनिया में युद्ध का तीसरा एक और बड़ा मोर्चा खुल गया है। युद्ध का तीसरा बड़ा मोर्चा। आप समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, इजराइल और ईरान की। पहला मोर्चा कौन सा है? रूस और यूक्रेन का। फिलहाल जितने 3 मोर्चे हैं इनमें यह सबसे पुराना मोर्चा है। 3 साल से अधिक हो गए इस युद्ध को। दूसरा जो मोर्चा है वो इजराइल और फलस्तीनी, जिसे आप कह सकते हैं इजराइल और हमास का मोर्चा है। और अब तीसरा मोर्चा है, इसमें भी इजराइल शामिल है। इजराइल और ईरान का मोर्चा है जो बिल्कुल नया नया है। इससे पहले कि मैं इस पर अपनी बात की शुरुआत करूं, मुझे कुछ तथ्य स्पष्ट करने चाहिए। और मुझे लगता है कि यही सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कराने का शायद सही तरीका भी हो सकता है मेरी दृष्टि में। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि यह टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री की दृष्टि से भी, मेंस की दृष्टि से भी। ये मैं जनरल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ। और नो डाउट कि जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं, उनकी दृष्टि से भी। तो मैं इन सब बातों को ध्यान में रख करके आपसे चर्चा करूँगा। हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है, जब मैं हमारे लिए कह रहा हूँ तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो दोनों देश हैं एशिया के देश हैं, इजराइल और ईरान, और दोनों पश्चिम एशिया के देश हैं। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि अखबारों में आपको मध्य पूर्व एशिया भी पढ़ने को मिलता होगा। दरअसल में ये मध्य पूर्व एशिया उस समय का दिया गया नाम है, अंग्रेजों के द्वारा जब इनका इस क्षेत्र में शासन था। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि अब इस भ्रम को दूर कर देना चाहिए और इसे अब पश्चिम एशिया ही कहा जाना चाहिए। तो यह
पश्चिम एशिया के दोनों देश हैं। एक और बड़ी बात यह है कि इन दोनों देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, चाहे वो इजराइल हो या ईरान हो। हम भी एशिया में हैं, और यदि आप मैप पर जा कर के ईरान को लोकेट करेंगे तब तो वह हमारे बहुत ही निकट है। अगर आप एयर से ट्रेवल करेंगे तो आपको लगभग केवल 2800 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी भारत से ईरान पहुंचने में, और एक ही देश आपको पार करना पड़ेगा फ्लाइट से, और वह है पाकिस्तान। यानी कि अगर आप पश्चिम दिशा में चलना शुरू करें तो पहले आपको पाकिस्तान में एंटर करना पड़ेगा और इसके बाद ईरान में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना निकट है। इसलिए हमारे लिए यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, इसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि इसे मैं 2 लेक्चर्स में डिवाइड करके आपके सामने रखूँगा। आज मैं केवल एक परिचय देने जा रहा हूँ ईरान और भारत के बारे में, और ख़ासकर ईरान के बारे में। आप जानते हैं कि जब भी हमें किसी देश के बारे में बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो हमारी सबसे अच्छी तैयारी भौगोलिक स्थिति से होनी चाहिए। वैसे भी कल अगर आपने दूरदर्शन न्यूज़ सुनी हो, देखी हो, तो हमारे प्रधानमंत्री जी अभी साइप्रस की यात्रा पर गए हुए हैं। तो उसके बारे में जो जानकारी दी जा रही थी और जो बातें बताई जा रही थी, उसके केंद्र में था साइप्रस की भौगोलिक लोकेशन, कि भौगोलिक दृष्टि से वह कहाँ स्थित है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको सबसे पहले मैप में जाकर ईरान को लोकेट करना चाहिए कि यह कहाँ है। ऐसा करना चाहिए। पिछली बार मैंने बहुत से देशों की तैयारी के बारे में यही फार्मूला बताया था, और उस फार्मूले के आधार पर बहुत से प्रश्न बड़ी आसानी के साथ सॉल्व किए जा सकते हैं। इस बार का जो प्री एग्जामिनेशन हुआ है, उनके प्रश्न, ये चमत्कार होता है और यही रियल प्रिपरेशन भी होती है। तो दोस्तों, मैं बताने नहीं जा रहा हूँ कि ईरान कहाँ स्थित है। आपको चाहिए कि मैप पर जाकर आप उसे खुद देखें। लेकिन एक बात जो मैं स्पेशली आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आप जब अपनी तरफ से तैयारी करेंगे तो इसे आप मिस कर जाएं। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो ईरान है, ये पश्चिम एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और यह कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी के बीच में स्थित है। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक है। ईरान का जो पुराना नाम है वो है फारस। फारसी भाषा के बारे में आप सुनते होंगे। फारसी भाषा यह आज भी ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तेहरान यहाँ की राजधानी है। 1935 तक ईरान का नाम ही फारस था। इतिहास में आप ये नाम पढ़ेंगे, फारस था। इसके बाद से इसका नाम बदल दिया गया है। एक बात मैं यहाँ आपको स्पेशली बताना चाहूँगा कि मेरे जो ऑनलाइन लेक्चर हैं उसमें ईरान के इतिहास और उसकी एक क्रांति हुई थी 1979 में, उसकी मैंने बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की है। तो जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, प्लीज़ उस लेक्चर को एक बार यहाँ जरूर सुन लें। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ इसके बारे में। यहाँ की जो पॉपुलेशन है अच्छी खासी है, 8.6 करोड़, यानी कि 8 करोड़ 60 लाख के करीब आबादी है। अब हम थोड़े से इतिहास पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, अभी जो अटैक किया है इजराइल ने किया, यानी कि ये जो युद्ध हो रहा है इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है, उन तथ्यों पर हम बाद में जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि दोनों देशों में किस तरह के संबंध थे। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच 1950 से 1979 यानी कि 1979 तक काफ़ी अच्छी दोस्ती रही है। ईरान के एक शाह राजा हुआ करते थे, रजा पहलवी। उनके पश्चिम देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। तो उन्होंने बेसिकली अपने समय में वे जो इस्लामी धर्म के आधार पर राज्य की जो वकालत करते थे, उनके वो विरोध में थे, और उनके जो नेता थे अयातुल्ला अली खामनेई, पहलवी साहब ने उनको अपने देश से निकाल दिया क्योंकि वो कट्टर इस्लामिक समर्थक थे। तो वो जाकर के इराक, फ्रांस और तुर्की में उन्होंने शरण ले ली, और वहाँ जाकर के वो ईरान में जो राजशाही है उसको ख़त्म करने की तैयारी करते रहे। और अंत में फिर 1978 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
1978 में ईरान में आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के कारण जो रजा पहलवी थे उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा और 1979 में ईरान में जो इस्लामिक क्रांति हुई उसके तहत खामेनेई ईरान वापस लौटे और वहाँ इस्लामिक शासन की स्थापना हो गई। और इसके बाद ईरान और इज़राइल के बीच कटुता लगातार बढ़ती चली गई। ऊपर से जोड़ करके देखिए, क्योंकि इज़राइल और जो शाह रज़ा पहलवी थे उन दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, तो जाहिर है कि इज़राइल शाह रज़ा पहलवी के साथ थे। वहाँ क्रांति हुई पहलवी के अगेंस्ट, तो ऐसी स्थिति में इज़राइल और ईरान के संबंधों में कड़वाहट आनी ही थी और वह कड़वाहट आ गई। तो दोस्तों, फिलहाल मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय को मैं एक साथ जल्दी जल्दी बोल करके और ढेर सारे तथ्य आपको उपलब्ध करा करके उलझा दूँ। आगे हम लोग इस विषय पर फिर बातें करेंगे। फिलहाल बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।